नमस्कार, मैं सिरांधा आप सभी दर्शकों का आपके मनपसंद अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। किसान का जीवन बहुत कठिन है। वो अपने खेतों में लंबे समय तक मौसम की परवाह किए बिना काम करता रहता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी या फिर चाहे बारिश ही क्यों ना हो रही हो। उसका ध्यान अपनी फसल में ही लगा रहता है। अपनी मेहनत के बल पर वो केवल अपना जीवन ही व्यतीत कर पाते हैं। ऐसे ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए रोज सुबह हम आपके साथ खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई नई जानकारी लेकर आते हैं। हमारे प्रदेश के जिन किसानों के यहाँ खरीफ फसलों की कटाई हो गई है तो आप सरसों की बुआई करके अच्छी उपज ले सकते हैं, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि सरसों की बुआई सही तकनीक से की जाए। तो आप किस प्रकार से करें सरसों की बुआई, जिस बारे में जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र गुंता बांसूर के विषय विशेषज्ञ BL ओला। आज अपनी चर्चा का विषय है किसान भाइयों, सरसों की बिजाई कब की जाए और इसके लिए कैसे इसकी तैयारी कर सकते हैं। किसान भाइयों, सरसों के लिए जो अपने सबसे अच्छी किस्में इसके लिए NRC DR2 है, गिरिराज है, NRC HB 101 है। जो किसान भाई देरी से बुआई कर रहा है उसके लिए NRC HB 101 की बुआई कर सकते हैं। जिन किसान भाइयों के पास पानी की कमी है और असिंचित क्षेत्र में सरसों की बुआई करना चाह रहे हैं वो उसके लिए RA 406 वेराइटी बीज सकता है। इसके अलावा पूसा बोल्ड है और क्रांति, लक्ष्मी आदि किस्में हैं जो किसान भाई इनकी बुआई करके अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकता है। सरसों के लिए दोमट मिट्टी व हल्की रेतीली मिट्टी उपयोग होती है। हालांकि यह चिकनी हल्की रेतीली मिट्टी में भी उगाई जा सकती है। अच्छी जल निकासी वाली भूमि इसके लिए उपयुक्त होती है। अगर ऐसी व्यवस्था वाली भूमि है तो निचले धरातल वाली भूमि पर भी खेती की जा सकती है। सरसों की खेती 6 से 8 pH वाली भूमि पर की जा सकती है। को खेत की तैयारी भी करनी पड़ती है, तो किसान भाई खेत की तैयारी के लिए एक मिट्टी पलटने वाले हल से जुताई कर सकता है और इसके बाद में 3 या 4 जुताई हैरो और कल्टीवेटर से करके जब तक मिट्टी भुरभुरी नहीं हो जाए तब तक इसकी जुताई कर सकता है। मिट्टी भुरभुरी 3 से 4 जुताई के अंदर आसानी से हो जाती है, इसलिए किसान भाई इसको 3 या 4 जुताई हैरो या कल्टीवेटर से करके अच्छी तरह अपने खेत की तैयारी कर सकता है। इसके लिए किसान भाई जो देसी खाद है वो बुआई से 20 से 25 दिन पहले 10 से 12 टन प्रति हेक्टेयर डाल करके इसको ज़मीन में अच्छी तरह मिला करके हैरो चला करके उसमें अच्छी तरह मिट्टी में मिला सकता है। और इसके साथ जब बुआई कर रहा हो किसान भाई उसके लिए जो बुआई से पूर्व 60 से 80 किलोग्राम नाइट्रोजन और 35 से 40 किलोग्राम फास्फोरस, अगर मिट्टी की जांच के आधार पर पोटास की भी कमी है तो किसान भाई 30 से 40 किलोग्राम पोटास दे सकता है। और साथ ही जो सरसों तिलहनी फसल है तो इसके लिए इसमें तेल की मात्रा बढ़ाने के लिए किसान भाई 30 से 40 किलोग्राम गंधक की भी प्रति हेक्टेयर मात्रा डालना आवश्यक है। फसल को कीट और रोगों से बचाने का सबसे सस्ता और अच्छा उपाय है बीज उपचार। सरसों के बीज को पहले फफूंदनाशी दवा 2 ग्राम थीरम और 1 ग्राम कार्बोनडाइजिम 1 ग्राम के मिश्रण से प्रति किलो बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। इसके बाद कीटनाशी दवा से उपचारित करें। अंत में कल्चर से बीज को उपचारित करके बोना चाहिए। जब सरसों की बिजाई कर रहा है तो बीज की मात्रा भी ज़्यादा डालता है, तो किसान भाइयों जब सिंचित क्षेत्र में अपन बिजाई कर रहे हैं तो उसके लिए 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की मात्रा काफ़ी रहती है। अगर किसान भाई असिंचित क्षेत्र में सरसों की बिजाई कर रहा है तो उसके लिए 3 से 4 किलोग्राम मात्रा काफ़ी रहती है। और किसान भाई जब सरसों की बिजाई करे तो उसका बीज उपचार करके ही बिजाई करे। किसान भाइयों, बुआई का समय भी सबसे महत्वपूर्ण है। इसकी बुआई का सबसे अच्छा समय 10 अक्टूबर से लेकर 25 अक्टूबर तक करना और भी लाभकारी है। इसलिए किसान भाई इसके लिए जो सबसे अच्छा, जब भी टेम्परेचर 30 डिग्री से कम आ जाए, ये लगभग अपने 10 से 25 अक्टूबर के बीच में रहता है, तो इस टाइम पर किसान भाई आराम से अच्छी तरह बुआई कर सकते हैं। अच्छी पैदावार के लिए सरसों की शुद्ध खेती करने के लिए कतारों में बोने की सिफारिश की गई है, जिसमें कतार से कतार की दूरी 35 सेंटीमीटर से 45 सेंटीमीटर और पौधे से पौधे की दूरी 15 सेंटीमीटर रखते हुए 3 सेंटीमीटर की गहराई पर करनी चाहिए। सरसों की बिजाई के लिए अपने को सबसे पहले तापमान पर ध्यान देना चाहिए। जब सरसों का बिजाई के लिए 25 से 30 डिग्री तापमान सबसे अच्छा रहता है। जैसे ही तापमान 30 डिग्री या 30 डिग्री से कम आए तो किसान भाई उस समय सरसों की बिजाई कर सकते हैं।
बुवाई के बाद खरपतवारों की समस्या देखने को मिलती है। इससे बचने के लिए बुवाई के बाद 48 घंटे के अंदर पेंडिमेथिलीन 30 EC की दवा 3.3 लीटर मात्रा 800 लीटर पानी में घोलकर प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में छिड़काव करना चाहिए। चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। किसान भाइयों, मसालों में हल्दी का प्रमुख स्थान है। हल्दी का अच्छा उत्पादन तभी संभव है जब इसमें की जाने वाली शस्य क्रियाएं समय से की जाएं और जिन किसानों ने हल्दी की खेती की है उनकी फसल कंदों की अवस्था पर है। ऐसे में किसान इस फसल में कौन कौन से कार्यों को करें, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ विक्रमा प्रसाद पांडे से। अभी जो समय चल रहा है, आप देख रहे हैं कि फसल हल्दी की आपके खेत पर खड़ी है और जब आप ठीक प्रकार से अवलोकन करते हैं तो लगता है कि पौधा एवं भूमि दोनों देखने से ये बताती है कि पौधे को पानी की आवश्यकता है। तो हल्दी की फसल में उसकी आवश्यकता अनुसार हल्की सिंचाई करें। हल्दी की फसल में जल निकास का उचित प्रबंध करना चाहिए, अन्यथा फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ता है तथा पौधे एवं पत्तियां पीली पड़ने लगती है। इसलिए समय समय पर वर्षा के ज्यादा पानी को खेत से बाहर निकालने की उचित व्यवस्था होनी चाहिए। सिंचाई करने के पश्चात आप खेत में देखते हैं कि अवांछित रूप से खरपतवार उगे होते हैं जो खेत से पोषक तत्वों को, यानी आपने ऊपर से दिया है या जो खेत में उपलब्ध पोषक तत्व हैं वो हल्दी के पौधों से प्रतिस्पर्धा करके पहले प्राप्त करने का प्रयास करते हैं, जिसके कारण ठीक प्रकार से पोषक तत्व हल्दी के पौधों को प्राप्त नहीं हो पाता। इसका सीधा असर उत्पादन पर पड़ता है। तो हमें ठीक प्रकार से निकाई गुड़ाई करके, और यदि पौधा इस समय जो बड़ा हो गया आप देख भी रहे हैं, तो हल्दी के जो हमारी क्यारियां हैं, नाली बनी है, उस पर मिट्टी चढ़ा दें, यानी अर्थिंग कर दें, जिससे ठीक प्रकार से कंदों का विकास हो सके। आप ये भी देख रहे होंगे इस समय कुछ पौधों के आसपास नीचे की तरफ पत्तियां पीली होनी शुरू हो जाती हैं, या पत्तियों के सिराओं पर उसका जो क्लोरोफिल है यानी हरापन है वो समाप्त होता रहता है और पत्तियां धीरे धीरे पीली पड़ती हैं। तो इसमें दो प्रकार के रोग लगते हैं, एक तो पण चित्ती रोग और दूसरा पण धब्बा रोग। इन दोनों रोगों से हल्दी के उत्पादन पर एक विशेष प्रकार का प्रभाव पड़ता है। हल्दी की फसल में पत्ती धब्बा रोग से काफी हानि होती है। इसके अलावा हल्दी की फसल को पण चित्ती रोग भी काफी हानि पहुंचाता है। इस रोग ग्रसित पौधे की पत्तियों पर अनियमित आकार के भूरे धब्बे बनने लगते हैं। इसका प्रभाव न पड़े उसके लिए हमें निदान की आवश्यकता होती है। तो इसके लिए मैंकोजेब 2 से 2.5 ग्राम दवा 1 लीटर पानी के हिसाब से घोल बना करके, और उसमें घोल में कोई चिपकने वाला पदार्थ, स्टिकर या साबुन है, गुड़ है, ऐसा मिला करके फिर इस प्रकार से छिड़काव करना चाहिए जिससे पत्तियों के दोनों पटलों पर दवा पड़ जाए और थोड़ी बहुत देर तक चिपकी रहे, जिसके इसके प्रभाव से पत्तियां या पौधा स्वस्थ हो सके। इस प्रकार से अगर हम प्रबंधन करते हैं, सामयिक बातों का ध्यान रखते हैं, तो निश्चित रूप से हल्दी की फसल से हमने जो उत्पादन की अपेक्षा की है वो हमें अवश्य प्राप्त होगा, और अगर उत्पादन अच्छा प्राप्त होगा तो उससे हमको आय अच्छी प्राप्त होगी।
चिकन खाने के बहुत नफे नुकसान के बारे में आपने सुना या पढ़ा होगा, लेकिन कड़कनाथ मुर्गी का चिकन खाने के फायदे ही फायदे हैं। इस नस्ल की मुर्गी में औषधीय गुण, कम फैट और हमेशा याद रहने वाला लजीज स्वाद है, इसलिए इसकी मांग बहुत है। अगर आप कड़कनाथ मुर्गी का पालन करना चाहते हैं तो कौन कौन सी बातों का ध्यान रखेंगे, आइए जानते हैं विषय विशेषज्ञ डॉक्टर CM यादव से। किसानों की आमदनी दुगना करने का जरिया कड़कनाथ मुर्गी पालन। आप सभी किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि खेती के साथ साथ जो पूरक धंधा है वो है पशुपालन, और पशुपालन में भी जिनके पास ज़मीन कम है और लघु किसान हैं, वो किसान एक कड़कनाथ मुर्गी पालन का उद्योग अपनाकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। क्योंकि कड़कनाथ मुर्गी का जो जन्म स्थान है वो मध्य प्रदेश के झाबुआ ज़िले की इसकी उत्पत्ति है। और इस मुर्गी की जो मुख्य रूप से पहचान है कि एक तो इसका जो कलर है वो एकदम काला कलर रहता है, और इसकी कलंगी है वो भी काली रहती है, इसकी टांगें हैं वो भी काली रहती है, यदि इसका जो ब्लड है, खून है, वो भी काला रहता है, और मीट है वो भी काला रहता है। इन सब काले की वजह से इसको कालामासी भी कहते हैं। यह मुर्गी राजस्थान के सभी ज़िलों में आसानी से पाल सकते हैं, क्योंकि ये एक देसी मुर्गी है और मतलब जितने भी जो हार्ड क्लाइमेट है, विपरीत परिस्थितियों में इसको पालकर अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। और इस मुर्गी का जो अंडा उत्पादन है वो 90 से 100 अंडे प्रति वर्ष है। साथ साथ इसका जो 6 महीने की जो मुर्गी का जो वज़न होता है वो लगभग 1.5 से 2 किलो रहता है, और मुर्गे का वज़न 2 से 2.5 किलो के लगभग रहता है। इस प्रकार किसान भाई खेती के साथ साथ मुर्गी पालन अपनाकर अपनी आमदनी को बढ़ा सकते हैं, और आमदनी के साथ साथ जो घर का जो पोषण स्तर है उसको भी सुधार सकते हैं। क्योंकि कालामासी जो कड़कनाथ मुर्गी है, इसका मीट एक औषधि के रूप में भी काम आ रहा है, ताकि परिवार का जो पोषण स्तर है, बच्चों का पोषण स्तर है, महिलाओं का पोषण स्तर है, वो भी इस मुर्गी के द्वारा आसानी से सुधारा जा सकता है। अतः किसान भाई इस मुर्गी को अच्छी तरह पालकर, इसका छोटी इकाई लगाकर, घर आंगन में पालकर, बड़े यदि पालना चाहता है तो वो मुर्गी फार्म खोल के अपनी एक आमदनी का जरिया बना सकता है। अगर सब कुछ ऐसे ही चलता रहा तो जल्द ही आप एक क्लिक पर कड़कनाथ अपने घर मंगा सकेंगे। कड़कनाथ ऐप का मकसद कड़कनाथ की ब्रांडिंग के साथ साथ आदिवासियों को उनकी मेहनत का सही दाम दिलाना भी है। असल में कड़कनाथ की पौष्टिकता और स्वाद उसे सामान्य चिकन से अलग करते हैं। जहां सामान्य चिकन में प्रोटीन 18 से 20% होता है, तो वहीं कड़कनाथ में प्रोटीन की मात्रा 25 से 27% होती है। सामान्य चिकन में फैट 13 से 25% होता है, तो कड़कनाथ में फैट 0.73% से 1.03% तक ही होता है। लिकोनिक एसिड सामान्य मुर्गों में 21% होता है, तो वहीं कड़कनाथ में इसकी मात्रा 24% होती है। इस मुर्गी को जो खिलाई पिलाई की जाती है वो कोई विशेष नहीं है। पहले लगभग 6 सप्ताह तक इसको संतुलित आहार दिया जाता है, जिसमें प्रॉपर मात्रा में प्रोटीन, प्रॉपर मात्रा में वसा, प्रॉपर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अमाइनो एसिड और विटामिन सभी इसमें शामिल रहता है, ताकि इसकी जो ग्रोथ है वो अच्छी रहे। और इसके साथ साथ जो इसका हाउस है वो साफ़ सुथरा रहना चाहिए, ताकि इसमें किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं आए। इस प्रकार कड़कनाथ मुर्गी पालन करके किसान अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। जॉन डियर अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्न को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम धोराला, जिला अलवर के राम केस मीणा ने। आपने पार्थेनियम घास के समेकित नियंत्रण के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज अपन जो है गाजर घास जो खरपतवार है उसके बारे में चर्चा करेंगे, क्योंकि ये खरपतवार कितना
फसलों को नुकसान पहुंचाता है, कितना जो है मनुष्य को या पशुओं को इसके लिए इतना हानिकारक है, इसकी चर्चा आज कर रहे हैं। क्योंकि खरपतवार आप देख रहे हैं कि ये इतनी सब जगह जो है उगा हुआ है। क्योंकि ये सबसे पहले भारत में 1955 के आसपास इसका आइडेंटिफाई हुआ था और उस टाइम में ये बहुत कम एरिया में था। जैसे पड़त भूमि होती है या रेलवे ट्रैक्स थे, नेशनल हाईवेज जो रोड थे वहाँ पे, या ऐसा कोई चरागाह था या कोई औद्योगिक क्षेत्र जहाँ पे हुआ करता था और यहीं पे दिखता था। लेकिन ये आज अपन हर साल इसको देख रहे हैं कि इसकी एरिया इसका बढ़ता ही जा रहा है। किसान भाइयों, अपने देश में हानिकारक खरपतवार गाजर घास के कारण फसल उत्पादन में भारी गिरावट के साथ साथ इसकी उपस्थिति के कारण मनुष्य तथा पशुओं में कई तरह की बीमारियां फैलती हैं। इसलिए जरूरी है कि ऐसे हानिकारक खरपतवार को हमेशा के लिए खत्म किया जाए। तो आइए जानते हैं गाजर घास के संबंध में। इसको गाजर घास भी कहते हैं, सफेद टोपी भी कहते हैं, छटक चांदनी कहते हैं, बहुत सारे नाम है इस गाजर घास खरपतवार के। और इसमें ये इसकी जो जीवन चक्र होता है वो 3 से 4 महीने का होता है और करीबन साल में 3 से 4 पीढ़ी ये पूरी करता है। और एक पौधा जो है उसमें 10,000 से लेके 25,000 तक के बीज बनते हैं। और इस खरपतवार में विशेष बात ये होती है कि इसमें डोरमेंसी नहीं पाई जाती, प्रसव अवस्था, और ये सीजनल नहीं है क्योंकि ये पूरे साल उगता रहता है। जहाँ इसका बीज मैच्योर हो गया, बीज पक गया, नीचे गिर गया, नमी मिल गई, तुरंत ये उग के अपनी जो है जीवन चक्र स्टार्ट कर लेता है, लाइफ साइकिल स्टार्ट हो जाती है और ये पूरे साल चलती रहती है। इतने सारे बीज आते हैं तो ये बहुत ज्यादा इसमें फैलता है। जैसे खेतों की बंड्स होती है, जो इसकी खेतों की जो बाउंड्रीज होती है वहाँ पे ज्यादा देखने को मिलेगा। गाजर घास की गंभीर समस्या को देखते हुए जरूरी हो जाता है कि इसके नियंत्रण के लिए सटीक तरीकों को सामूहिक रूप से समय पर अपनाया जाए, जो इस प्रकार से है। फूल आए, बीज बढ़ने से पहले ही इसको नष्ट कर देना चाहिए। इसको कंपोस्ट खाद के रूप में उपयोग लेने से काफी सारे न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, लेकिन इसको चारे और इसमें उपयोग पशुओं के लिए नहीं लेना चाहिए। और बीज आने के बाद ये काफी सारा नुकसानदायक है क्योंकि इतनी संख्या में बीज फैलेंगे तो बहुत सारे पेड़ हो जाएंगे। इसलिए इसका बहुत जरूरी है नियंत्रण करना। जहाँ पे फसल नहीं उगाई जाती है, पड़त जमीन है, तो ऐसी जगह में आप जो है खरपतवारनाशी, जैसे नॉन सेलेक्टिव जो खरपतवारनाशी होते हैं, जैसे ग्लाइफोसेट की बात करें, इनका स्प्रे करके इनको नष्ट कर सकते हैं। गाजर घास की इस गंभीर समस्या को देखते हुए ये जरूरी हो जाता है कि आप इसके नियंत्रण के लिए उचित कदम उठाएं। इसके नियंत्रण हेतु हम सबको मिलकर सामूहिक प्रयास करना होगा। गाँवों, शहरी कॉलोनियों, किसानों, विद्यार्थियों को चाहिए कि वे अपने आसपास की भूमि को गाजर घास मुक्त रखें। गाजर घास को जैविक तरीके से नियंत्रण के लिए मैक्सिकन बीटल, जिसे जाइग्रोग्रामा बाइकोलाराटा नामक कीट छोड़ने से इस घास पर काफी नियंत्रण पाया जा सकता है। यदि अपने देश से यह गाजर घास खत्म हो जाएगी तो फसलों से हम अधिक उत्पादन ले ही पाएंगे, साथ ही मनुष्यों एवं पशुओं में होने वाली बीमारियों से भी छुटकारा मिल जाएगा और हमारा पर्यावरण हमेशा सुरक्षित रहेगा। भारत सरकार एक अवेयरनेस वीक, पार्थेनियम अवेयरनेस सप्ताह चलाती है। उसमें काफी लोगों को रिसर्च सेंटरों द्वारा किसान भाइयों को अवगत कराया जाता है, उसके बारे में अवेयर किया जाता है। इसकी जो है प्रशिक्षण दिया जाता है स्कूलों में, कॉलेजों में, किसानों में, कृषक महिलाओं को, कि इसके बारे में इसको कैसे कंट्रोल करें, कि इसके होने वाले नुकसान के बारे में बताया जाता है, जिससे वो अवेयर हो सके और इसके फैलाव को रोका जा सके। गर्मियों में समर जुताई करके भी इसका प्रबंधन कर सकते हैं। और जहाँ फूल आए उससे पहले यदि इसको उपयोग हरी खाद के रूप में या कंपोस्ट के रूप में लेते हैं तो काफी सारे पोषक तत्व भी जो है खेत में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस हिसाब से इसका प्रबंधन करके इससे बचा जा सकता है। इसी कड़ी में जिस दूसरे प्रश्न को शामिल किया गया है उसे पूछा है ग्राम खेडला, जिला करौली के इंद्र प्रकाश ने। आपने अमरूद के बाग में उकठा रोग की रोकथाम और बचाव उपाय के बारे में जानकारी चाहिए है, तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। जहाँ तक रोगों के संबंध में है, अमरूद का सबसे विनाशकारी और महत्वपूर्ण रोग उकठा रोग है, जो फ्यूजेरियम नामक फफूंदी कारण से जड़ों से ये बीमारी लगती है और विशेष तौर से बरसात में ये बीमारी ज़्यादा उग्र रूप धारण करती है। तो इसके प्रबंधन करना बहुत ज़रूरी होता है। इसके प्रबंधन करने के लिए ज़रूरी ये है कि
पौधों के आसपास बाग में हम साफ सफाई रखें और साफ सफाई के बाद फिर जैविक और रासायनिक दवाइयों का उपयोग करें। जैविक दवाइयों में ट्राइकोडर्मा पाउडर एक आता है, जिसकी यदि 2.5 किलोग्राम मात्रा 50-60 किलोग्राम अच्छे सड़ी हुई गोबर खाद के साथ मिला करके 6-7 दिन तक छाया में रख लें और उसको बोरा से ढक दें। फिर 6-7 दिन बाद उसका 5-5 किलोग्राम मात्रा प्रति पौधे के हिसाब से थालों में चारों तरफ डाल दें और नमी बनाए रखें, तो उकठा रोग कम लगता है और ये बीमारी से बचा जा सकता है। दूसरी रासायनिक दवा है जिसमें कार्बेंडाजिम पाउडर एक आता है, जिसकी 2 ग्राम मात्रा 1 लीटर पानी के हिसाब से पौधों में छिड़काव किया जा सकता है या सूखी मिट्टी में मिला करके थालों के आसपास डालना चाहिए, परंतु ध्यान ये रखें कि पौधों के आसपास नमी बनी रहे। तो इस तरीके से उकठा रोग का हम प्रबंधन कर सकते हैं। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। हमें पूरी उम्मीद है कि आज का ये कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए काफी उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadataraajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें जॉन डियर निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।